नीचे जमीन ऊपर आकाश पैदा कर, अपने अंधेरी गलियों में एक प्रकाश पैदा कर। मांगने से जिंदगी कहाँ मिलती है ए मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका करियर कंचन में। दोस्तों, अगर मंजिल दूर हो और रास्ता कठिन हो, आप चलते चलते थक गए हो तो कुछ देर रुक कर विश्राम कर लीजिए। फिर नई ऊर्जा एवं ताजगी के साथ चलकर मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक मंजिल को प्राप्त कर लेने के पश्चात रुकिए मत, बल्कि अपने सामने एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती रखिए, क्योंकि सफलता एक सफ़र है, मंजिल नहीं। और मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है। अर्थात अगर आपने सिविल सेवा का लक्ष्य रखा है परंतु आप ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीबी एवं कमज़ोर पारिवारिक पृष्ठभूमि आपके सफलता के राह में बाधक बन रहा है, तो आप लक्ष्य पर लगातार निगाहें बरकरार रखते हुए करियर के दूसरे विकल्पों को अपनाकर कुछ समय के लिए छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं। इन्हीं रणनीतियों को अपनाकर बीपीएससी परीक्षा में परचम लहराने वाले और जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले रविश कुमार सिंह से मिलते हैं और जानते हैं कि बीपीएससी की तैयारी के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ होनी चाहिए और किस प्रकार से इसे हम क्रैक कर सकते हैं। बचपन से पढ़ने लिखने में तेज तर्रार और होनहार रविश कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के गहमर गांव में हुआ था। इनके पिताजी कोल फील्ड में सर्विस करते थे और इन्हीं कारणों से इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा धनबाद के कतरास शहर में हुआ। छोटी शहर में पढ़ाई लिखाई होने के बाद इन्होंने इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखा और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के पश्चात रेल पहिया कारखाना छपरा में 5 वर्षों तक रेलवे में नौकरी की और लगातार सिविल सेवा की तैयारी करते रहे और अंततः उन्हें 60वीं 62वीं बीपीएससी में 2018 में सफलता मिली और वे बीपीएससी परीक्षा को पास करके बिहार सरकार के वाणिज्यकर विभाग में जीएसटी के अंतर्गत असिस्टेंट कमिश्नर बने। तो आइए हम रविश कुमार से मिलकर जानते हैं बीपीएससी की तैयारी की रणनीति। रविश जी, आपने बीपीएससी सिविल सेवा जैसे कठिन परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त किया है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके सफलता का मूल मंत्र क्या है? मेरी सफलता का मूल मंत्र मेरा हार्डवर्क और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के प्रति मेरा जीत है। मैं सिविल सेवा एग्जाम क्वालिफाई करने के प्रति बहुत ही जिद्दी था और इस कारण मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सका। सिविल सेवा में कैरियर बनाने के बारे में आपने कब से सोचना प्रारंभ किया था? जब मैं सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, उस समय ही मेरे मन में सिविल सेवा एग्जाम को क्वालिफाई करने का विचार आ गया था मेरे मन में। मैं उसकी तैयारी उस समय से चालू कर दिया था, परंतु बीच में मैं फिर जब जॉब में आया तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में मैं अपने आप को संलग्न कर लिया जिसमें मेरी सहभागिता ज़्यादा हो गई और थोड़ा सा मैं विलम्ब से सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई। एक ग्रामीण समाज में पले बढ़े युवा के लिए सिविल सेवा की तैयारी और उसमें सफलता के क्या मायने हैं? एक ग्रामीण समाज या माहौल में पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए मटेरियल की व्यवस्था और इसके अलावे जो मार्गदर्शन है उसका अभाव रहता है। लेकिन यदि सही मटेरियल और उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था कस्बाई क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो जिला मुख्यालय केंद्र हैं वहाँ पर हो जाए तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लड़के भी दिल्ली और पटना की दौड़ लगाने के बजाय अपने जिला मुख्यालयों की दूरी तय करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। आमतौर पर ग्रामीण युवाओं के पास आर्थिक, सामाजिक और कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जिससे अधिकांश युवाओं के सपने आकार लेने से पहले ही खंडित हो जाते हैं। उसके प्रतिभा का सही उपयोग हो नहीं पाता है। ऐसी युवाओं के लिए करियर और रोजगार संबंधी कौन कौन से उपागम हो सकते हैं? एक्चुअली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लड़के रहते हैं उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी कमजोर रहती है। इस कारण उन लोगों के लिए जीवन में सबसे पहला प्रयास रहता है कि आर्थिक उपार्जन के हेतु कोई एक जॉब सबसे पहले प्राप्त किया जाए, और ये सही भी है। आर्थिक उपार्जन के लिए एक
यूपीएससी जैसे अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम के लिए जरूरी है कि एक अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन को भी ध्यान में रख के तैयारी किया जाए। एक अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन होने से कैरियर का एक विकल्प उपस्थित हो जाता है, जिससे आर्थिक समस्या का निराकरण हो जाता है और साथ ही साथ यूपीएससी जैसे अनप्रिडिक्टेबल सर्विस क्वालिफाई करने को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, उसके तैयारी में कोई जोर शोर से भी लग सकता है। आपको ये सफलता कितने प्रयास में मिली है? मुझे 3 प्रयासों में मिली है सर। प्रथम 2 प्रयासों के बारे में मेरा प्रथम प्रयास जब मैं रेलवे ज्वाइन कर रहा था, उस समय मैंने प्रथम प्रयास दिया था, उसी समय मैं यूपीएससी मेंस भी दिया था। तो उस समय मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था इस एग्जाम के लिए, इस कारण मैं असफल रहा। दूसरी बार मैं रेल पहिया कारखाना का निर्माण हो रहा था और उसमें मैं अपने पूरी तन्मयता के साथ में उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। इस कारण और मुझे वक्त उतना नहीं मिल पाया कि मैं तैयारी कर सकूं। उसके बाद मैं जब प्लांट बनकर अपने पूर्ण क्षमता से उत्पादन करना चालू कर दिया, उसके बाद मैं बीपीएससी की ओर थोड़ा ध्यान लगाया, उसके बाद क्वालिफाई किया। आपका एकमात्र लक्ष्य सिविल सेवा ही था या कोई अन्य विकल्प का भी चयन कर रखे थे? मेरा अंतिम लक्ष्य सिविल सेवा था। इस दौरान जो भी जॉब का अवसर मिला उसका लाभ मैंने उठाया, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य सिविल सेवा था, एकमात्र लक्ष्य नहीं था। आप इसके पहले जो कार्यरत थे, अभी जैसा कि आपने चर्चा किया है, तो प्रीवियस जॉब के बारे में बताइए। मैं प्रीवियस जॉब में रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर यांत्रिक के पद पर कार्यरत था। उसमें मैंने करीब 10.5 साल काम किया। उस प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण से लेकर आज 1 लाख चक्का प्रतिवर्ष के उत्पादन के क्षमता तक लाने के जितने भी तकनीकी और उत्पादन संबंधी क्रियाएं था, उस सभी में मैं पूरी तन्मयता के साथ संलग्न था। चलिए, तब तो बहुत अच्छा काम है आपका, और आगे भी हम आपसे इसी प्रकार आशा करते हैं। धन्यवाद सर। ये सफलता जो आपको मिली, उस सफलता के प्रति आश्वस्त थे, और सफलता की सूचना पाकर कैसा लगा? मैं इस अटेम्प्ट में अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त था और मुझे उम्मीद था कि मैं टॉप 100 में आऊँगा। संयोगवश मेरे आकलन से इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम हुआ, जिस कारण मैं 142वीं रैंक के लिए चयनित हुआ। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। सफलता की सूचना पाकर कैसा लगा? सफलता की सूचना, मैं रांची जेपीएससी एग्जाम देकर लौट रहा था और घर प्रवेश करने के वक्त ही रिजल्ट मैंने अपने मोबाइल पे देखा और रिजल्ट देखकर घर के अंदर प्रवेश किया। तो ये मेरे लिए अद्भुत अनुभव रहा और इस क्षण को मैं अपने जीवन पर्यंत याद रखूंगा। आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरी धर्मपत्नी। आपको बीपीएससी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन कहाँ से मिला? सर, बीपीएससी की तैयारी के लिए मुझे मार्गदर्शन, मैं कतरास का निवासी हूँ, तो वहाँ कतरास कॉलेज के एक प्रोफेसर थे श्री अजय कुमार सिंह, उनके मार्गदर्शन में ही मैं यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी का मार्गदर्शन पाया। इसके पश्चात मैं जब जॉब में पटना आया तो फिर मुझे कैरियर कंचन के श्री उमेश कुमार दास सर द्वारा एंथ्रोपोलॉजी में अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैं बीपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर सका। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिता सरकारी कर्मचारी थे। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कोल इंडिया की एक अंगीभूत इकाई है, उसमें कार्यरत थे। मेरी माता गृहिणी थी। आप अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मैं सीमांता इंजीनियरिंग कॉलेज उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी से बीई मैकेनिकल में स्नातक हूँ। मुख्य परीक्षा में आपके विषय कौन कौन से थे? मुख्य परीक्षा में मेरे विषय एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र था। पीटी परीक्षा की तैयारी आपने कैसे किया और किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया? पीटी परीक्षा की तैयारी, सिविल सेवा के पीटी परीक्षा की तैयारी समग्रता में किसी भी विद्यार्थी को करना चाहिए। सभी टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ते हुए और प्रत्येक एक क्वेश्चन बैंक भी साथ में रखना चाहिए और सिलेबस भी। इससे क्वेश्चन पूछने के पैटर्न का पता लगता है और बुक में हमें किस जगह पे मार्क करना है या किस जगह नहीं करना है, इसका एक अंदाजा लग जाता है। तो सिलेबस, क्वेश्चन बैंक और मूलभूत जो पुस्तक है, जैसे हिस्ट्री के लिए राधा कृष्ण चौधरी, प्राचीन इतिहास के लिए, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा और आधुनिक भारत के लिए
आपको बिपिन चंद्र का पुस्तक मुख्य है। इसी तरह ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए माजिद हुसैन का पुस्तक। तो इन सारे टेक्स्ट बुक जो हैं मूलभूत बुक हैं उनको पढ़ना चाहिए, ना कि कोई मैगजीन्स के सहारे ज़्यादा रहना चाहिए। इन सारे टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और इवेंट को कोरिलेट करने का एक आइडिया तैयार होता है। इससे वैसे प्रश्नों का उत्तर भी हम दे सकते हैं जिसका सही उत्तर हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक अनुमान के आधार पे हम वैसे प्रश्नों का भी उत्तर गलत उत्तरों को छांटते हुए दे सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक को हमेशा सिविल सेवा परीक्षा के पीटी की तैयारी के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। ये तो पीटी की बात हुई। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी जो कार्य योजना थी और जो रणनीति थी उसके बारे में बताइए। मुख्य परीक्षा की तैयारी थोड़ा सा पीटी से अलग है। मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है। इसमें भी तकनीक जो है अप्रोच सेम है। आपको क्वेश्चन बैंक साथ में रखना चाहिए जिससे प्रत्येक साल किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसका एक ट्रेंड का पता चले। दूसरा, आप सारे टॉपिक्स का एक सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए ताकि आपको अंतिम क्षण में जो मोटी मोटी पुस्तक है या मोटा नोट्स है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ या बोझिल सा अध्ययन ना लगे। अंत में सिनॉप्सिस से आपको बहुत ही आसानी भी होगी और पॉइंट फॉर्म में सारे तथ्य याद भी रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक्स, ट्रेंड पता करने के लिए सिलेबस और सिनॉप्सिस, इन तीनों के मदद से आप मेंस परीक्षा को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया? मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर्वप्रथम अपना बायोडाटा तैयार किया। इसके अतिरिक्त मैंने मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय समसामयिकी या बिहार से संबंधित तथ्यों की भी तैयारी की और अपने हॉबी पर भी विशेष अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जो मुख्य परीक्षा के लिए ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू था उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया और कैरियर कंचन का सहयोग प्राप्त किया। कैरियर कंचन ने मुझे साक्षात्कार की तैयारी में काफ़ी मदद पहुंचाया। कैरियर कंचन में बनाए गए पैनल में हूबहू उसी तरह का वातावरण बनाया गया जिस तरह का बीपीएससी के साक्षात्कार में माहौल रहता है। इससे उस तरह के माहौल के अनुसार अपने आप को ढालने में काफ़ी मदद हुआ। बीपीएससी के जो इंटरव्यू लेने की क्रियाविधि है या जो तकनीक है सेम उसी स्टाइल में कैरियर कंचन में भी उसी माहौल में और इसी तरह के माहौल वाले पैनल में। इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? इंटरव्यू में मुझसे मूलतः मेरे हॉबी और मेरे वैकल्पिक विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए। वैकल्पिक विषय से संबंधित प्रश्न में मुख्यतः जो था वो डीएनए और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का सोशल रिलेशन के साथ जोड़ते हुए कुछ प्रश्न किए गए। इसके बाद मेरे हॉबी से संबंधित प्रश्न किए गए और विशेषकर मेरे 5वें हॉबी पर जाकर प्रश्न पूछा गया। इंटरव्यू के दौरान पूछा गया यदि कोई रोचक प्रश्न हो तो बताइए। इंटरव्यू के दौरान पूछा गया सबसे रोचक प्रश्न मेरा सबसे अंतिम प्रश्न था जिसमें पूछा गया क्या आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है, और मैंने उसका उत्तर दिया था कि सर वेटिंग लिस्ट में है। और उस समय सारे पैनल के जो साक्षात्कार लेने वाले सज्जनगण थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। आपने सेवाओं के वरीयता क्रम के विकल्प चयन में किस प्रकार का प्राथमिकता तय किया था और आपको इनमें से कौन सी सेवा मिली? मैंने किसी प्रकार की प्राथमिकता तय नहीं किया और जो प्रचलित मान्यता था उसके अनुसार ही मैंने अपना क्रम दिया। मेरा क्रम इस प्रकार था: बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, जिला समादेष्टा और फिर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। इनमें से बिहार वित्त सेवा के लिए मेरा चयन हुआ। हिंदी माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों के लिए कुछ चीज़ सकारात्मक होती हैं, कुछ चीज़ नकारात्मक। सकारात्मक होता है कि आप अपने जो मदर टंग है उसमें तैयारी करते हैं तो आपका भाषा पर नियंत्रण, भाषा का प्रवाह एक बना रहता है और अपने विचारों और तथ्यों को सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि एक साइकोलॉजिकल मैगलियन
मानसिकता बन गई है कि इंग्लिश वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं और हिंदी वाले थोड़ा उससे कमतर होते हैं। इस कारण एक नकारात्मक पक्ष दृष्टिपात होता है, लेकिन इन माध्यम से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। मैं यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी इंग्लिश माध्यम से कर रहा था, लेकिन बीपीएससी की तैयारी मैंने हिंदी माध्यम से किया और हिंदी से क्वालिफाई किया। आपने नौकरी में रहते हुए बीपीएससी परीक्षा की तैयारी हेतु समय प्रबंधन किस प्रकार से किया? कोई भी व्यक्ति मुझसे जो एक चीज सीख सकता है वो है मेरा समय का प्रबंधन। मेरे कट्टर आलोचक और मेरे मित्र सभी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए क्या 24 घंटा 48 घंटा हो जाता है, क्योंकि मैं अपने समय का प्रबंधन इस तरह से करता हूं कि उसके हर एक क्षण हर एक सेकंड का समुचित सदुपयोग करता हूं, और इसी का परिणाम है कि मैं आज सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई कर सका। बिजनेस की भाषा में इसे कहा जाता है टाइम का कंपाउंडिंग करना। तो विद्यार्थियों के पास जो 24 घंटा का समय होता है उसको खींचकर उसका स्पैम को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये बताइए कि कैसे उसी 24 घंटा में बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है? सबसे पहले आपके दिनचर्या की एक रूटीन तैयार रहना चाहिए। रूटीन के अनुसार प्रत्येक दिन किस सब्जेक्ट में किस विषय में आपको कितना समय देना है ये तैयार रहना चाहिए। ये प्लान कम से कम 6 महीने का तैयार रहना चाहिए, और हो सकता है कि आप पूर्णतः उसका पालन ना कर सकें, लेकिन आप 70-75% तक भी उसका पालन कर दिए तो आप सफल जरूर होइएगा। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कितना घंटा रोज पढ़ना चाहिए? सिविल सेवा की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए यदि कोई विद्यार्थी 6 से 8 घंटा एक प्लानिंग के तहत और रूटीन तैयार कर 6 महीना से 8 महीना तक तैयारी करे तो बीपीएससी क्या यूपीएससी भी बहुत ही सरलता के साथ क्रैक किया जा सकता है। आपने अपनी तैयारी के दौरान कितना समय रोजाना निकाला पढ़ने के लिए? जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मैं पर डे 7-8 घंटे पढ़ता था, और ये क्रम कम से कम 6 से 8 महीने तक चला। उसके बाद मैं तुरंत ही जॉब में आ गया। जॉब में आने के बाद मुझे उतना वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम यानी प्रतिदिन 4 घंटे करीब 6 महीने तक तैयारी किया और मैं बीपीएससी के लिए क्वालिफाई हो गया। एक न्यू कमर स्टूडेंट, एक नया विद्यार्थी यह प्लान करता है या लक्ष्य बनाता है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में करियर बनाना है, तो उन्हें कितना वर्ष लगेगा तैयारी करने में? किसी भी न्यू कमर के लिए यदि सही ढंग से तैयारी करें तो 1 साल काफ़ी है। यदि वो प्लानिंग, मार्गदर्शन और अपने हार्ड वर्क का प्रदर्शन करें तो 1 साल में सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई की जा सकती है। एक विद्यार्थी को जिसने सिविल सेवा में करियर बनाने का लक्ष्य रखा है उसे कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? एक विद्यार्थी जिसे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करना है वो इंटर क्वालिफाई करने के बाद यदि स्नातक प्रथम वर्ष में अपना एडमिशन कराता है तो उस वक्त से ही तैयारी चालू कर देना चाहिए, ताकि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होते होते उनका एक बेस तैयार हो जाए, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड ज्ञान रहना जरूरी है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद ही फोटोन रिलीज होता था, तो उसी प्रकार एक मिनिमम बेस तैयार होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके बाद ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका होती है? सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए सबसे जरूरी होता है मटेरियल की उपलब्धता और मार्गदर्शन, और ये दोनों चीज कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए इन दोनों चीज़ों की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु यदि यह ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उन्हीं के क्षेत्रों में या जिला मुख्यालयों में उचित मार्गदर्शन और आपको मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है तो उन्हें कोचिंग संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके अनुसार से बिना कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराए भी गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के युवा सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिना कोचिंग संस्थानों के मदद के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के युवा, परंतु
इसमें जो छात्र हैं व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लें कि उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि कोचिंग द्वारा एक उचित मार्गदर्शन और जो मटेरियल है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। तो इसमें व्यक्तिगत निर्णय ही सर्वोपरि है। आप देखिए, कोचिंग संस्थानों में विभिन्न प्रकार के कई शॉर्टकट मेथड बताए जाते हैं। वहाँ बताते हैं कि इतना पढ़िए, इसी में आ जाएगा, और भी कई तरह से गाइडेंस पढ़ाने के साथ साथ सफलता के कई ट्रिक्स भी बताए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बिना कोचिंग का कोई ग्रामीण युवा या दूर दराज इलाकों में पढ़े, जहाँ तक कि बहुत सारा सूचना नहीं पहुँच पाती है, वो युवा सफलता प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, कोचिंग संस्थानों के अपना महत्व तो है ही, लेकिन उनके बिना भी काफ़ी छात्र सफल हो रहे हैं आज के दौर में। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे जिला अधिकारियों द्वारा बहुत सारे शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर से दूर रहने वाले युवाओं को सिविल सेवा की तैयारी के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थियों को खास करके आज के आधुनिक युग में जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग मुख्य तौर पर करना चाहिए। यूट्यूब, चाहे बहुत सारे ब्लॉग, चाहे इंटरनेट, एंड्रॉयड फ़ोन के मदद से, इन सभी आधुनिक तकनीकों की मदद से वो सही तैयारी और सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। आज सभी युवाओं के पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है, परंतु वो अन्यत्र सोशल साइट्स या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अन्यत्र ट्विटर वगैरह पर बिजी रहते हैं और जो मूल काम है जहां से अध्ययन वो कर सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मोबाइल और स्मार्टफोन का सदुपयोग करते हुए और यूट्यूब और शैक्षणिक ऐपों का प्रयोग करते हुए वो अपने तैयारी को और भी धारदार कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मैगजीन और अखबारों की भूमिका पर थोड़ा चर्चा कीजिए। एक और चीज़ जो कोई मुझसे सीख सकता है वो मैगजीन और अखबारों का अध्ययन है। मैं जब से होश संभाला और आज तक कभी भी 4 पेज अखबार से कम कभी भी नहीं पढ़ा और किसी भी दिन मैं मिस नहीं करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तो चाय के साथ सबसे पहला चीज़ जो मुझे चाहिए होता है वो है अखबार। मैं जो बीपीएससी क्वालिफाई किया उसमें मेरा अखबार पढ़ने का जो हॉबी था उसने सर्वोपरि भूमिका अदा किया, खास करके करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में। कुछ मैगजीन के बारे में बताइए जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से और सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे, ये सब मैगजीन का अध्ययन कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए कंपटीशन मैगजीन की कुछ चर्चा कीजिए। कंपटीशन मैगजीन के तौर पे कि कोई भी एक मैगजीन, या तो प्रतियोगिता दर्पण या परीक्षा मंथन या दृष्टि का, कोई भी एक मैगजीन आप लें, उसे ही अच्छे ढंग से पूरे रूप से पढ़ें। बहुत सारे मैगजीन के चक्कर में ना पड़ें। अखबार आप कम से कम 2 या 3 पढ़ें, लेकिन मैगजीन वगैरह सब आप थोड़ा लिमिट करके पढ़ें। यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा के सिलेबस और विषय वस्तु में क्या अंतर होता है? यूपीएससी का सिलेबस अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है, बीपीएससी का सिलेबस अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा होता है। यूपीएससी आपके ज्ञान की समग्रता का जांच करता है, जबकि बीपीएससी के एग्जाम में थोड़ा सा फैक्चुअल्स प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने के ढंग में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम में। यूपीएससी में 3 घंटे में ही काफ़ी प्रश्न का पूरी समग्रता के साथ जवाब देना रहता है, काफ़ी फैक्ट्स देने पड़ते हैं। बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा संक्षिप्त होता है और उस संक्षिप्त प्रश्न सिलेबस में भी आपके समग्रता में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में। क्या यूपीएससी, बीपीएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी एक साथ किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। यूपीएससी की तैयारी को यदि आधार बना दिया जाए और विभिन्न प्रादेशिक या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के दौरान उसमें थोड़े से परिवर्तन करते हुए हम यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। आगामी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
आगामी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि आप रूटीन तैयार करें, सिलेबस को ध्यान में रखें और रूटीन का कड़ाई से पालन करें, हार्डवर्क करें और भटकाओं में ना पड़ें और लक्ष्य के प्रति अपना एक जिद्दी व्यवहार जरूर प्रकट करें। इस तरह आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सही दिशा में लगातार और सतत प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आपका जिस पद पर चयन हुआ है वहां पदस्थापित होकर बिहार एवं देश का तीव्र गति से विकास हेतु सरकारी नीतियों को क्रियान्वयन किस प्रकार आप करेंगे? मेरा बिहार वित्त सेवा में चयन हुआ है तो मैं जितना ज़्यादा राजस्व का संग्रहण सरकार के पक्ष में करूं, उतना ही राज्य के विकास में मेरा योगदान प्रेषित होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व संग्रहण में अपना योगदान देना चाहता हूं। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, जो युवागण हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एक चार्ल्स डिकेंस का कथन था, लिविंग इन वर्स्ट ऑफ डेज इज माई बेस्ट ऑफ डेज। यानी जो मेरा सबसे कठिन समय था वही मेरा सबसे खुशनुमा समय था। तो आप इसी को अंगीकार कीजिए और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में तन्मयता से लग जाइए। ठीक है रवीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सफल, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर।